स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे स्कैटर नॉलेज चैनल में, जिसमें हम आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जीके और गणित को पढ़ाते हैं। दैट इज कॉम्पिटिटिव कंपटीशन से रिलेटेड। तो आज का प्रैक्टिस सेट तीसरा है, जिसमें आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं, जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर से, यानी आपसे रेट पूछा जा रहा है कि 925 रुपये 5 वर्ष में 1110 हो जाएंगे। तो हमें पी दिया और ए दोनों ही दिया, तो यहाँ से हम ब्याज फाइंड कर सकते हैं, यानी एस आई। तो पहले जब हमें एस आई निकल आएगा तो हम उसका रेट भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एस आई एक मेन फार्मूला होता है। एस आई इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100। तो हम एस आई फाइंड कर सकते हैं। एस आई होता है हमारा मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन है हमारा 1110 और मूलधन है 925। तो जब 1110 में से आप 925 करेंगे कम, अगर 1100 में से 925 कम करते तो सीधे सीधे 175 बचते, लेकिन 10 ज़्यादा है तो 185 बच गए। अब हमको पता चल गया है कि ये ब्याज कितना है। अब हम आराम से एस आई फाइंड कर सकते हैं इसमें पुट करके, यानी रेट फाइंड कर सकते हैं। तो एस आई इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100। एस आई हमने निकाल लिया 185, पी है 925, रेट पता नहीं, टाइम है 5 साल, अपॉन 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब जाके आपको आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये कट रहा है, इससे 5 से दिए 20 टाइम्स काट दीजिएगा, 5 से ये फिर कट रहा है 4 टाइम्स काट दीजिएगा, और 5 से आप इनको काट सकते हैं। 5 बन जा 5, 4 बच गया, 5 8 जा 5 5। 100 इससे 85 से 185 कट गया, यानी 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 4। दैट इज आर इज इक्वल टू 4%। आर आ गया 4%, यानी 4% के रेट से आप 925 रुपये को 5 वर्ष में 1110 रुपये कर पाएंगे। तो इसको इस प्रकार से किया जा सकता था कि हम पहले इसका एस आई फाइंड करेंगे, फिर एस आई के रिलेशन से ही जो गिवन होता है हमेशा उसी का रिलेशन लगा के क्वेश्चन को करते हैं। तो अननोन वैल्यू हमारी आर थी, जो कि फाइंड हो जाती, आर इज इक्वल टू 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं कि नीचे दिए गई भिन्न में कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर है। अब आप देखिएगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी समान भिन्न है। देखिएगा, अगर 13 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 39, और 3 का मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो 57, यानी 13 तियाँ 39 और 19 तियाँ 57, ये सही है। अब 13 सत्ते 91, 19 सत्ते 33, बी भी सही है। अब आप ये देखिएगा सी वाली, अगर हम 13 का इसमें भाग देते हैं 195 में तो 15 बार जाता, 13 के 13 बचेंगे 6, 13 पंचे 65, 15 बार कहने मतलब ये 13 में जब हम 15 का गुणा करेंगे तो 195 आ रही, और 13 और 19 में भी 15 का ही गुणा करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने इसमें 15 का गुणा किया, तो 19 में भी 15 का गुणा करेंगे। जब 19 में 15 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर 9 पंचे 45, 5 आना चाहिए था, लेकिन 7 आ रहा है। तो इसका मतलब यही एक ऐसी है जो भिन्न बराबर नहीं है। नेक्स्ट है, आपसे 160, 720 और 400 का मासा पूछा गया है। तो दो तरीके, एक तो आप इसका मल्टीप्लाई करके फाइंड करते रहिएगा, वो फैक्टर करके आप 160, 720 और 400 का एचसीएफ आप फैक्टर करें और इस हिसाब से इनके फाइंड करते रहें। या हम एक दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल में हम देखें इसमें कॉमन नंबर क्या है, जीरो सबका हटा दें तो 16, 72 और 40 बचा। अब एक इनमें से बड़े से बड़ा नंबर हमको ऐसा दिख रहा है 8 केवल, जो 8 की टेबल में ये सभी नंबर आते हैं। इससे छोटे नंबर भी हैं, लेकिन 8 बड़े से बड़ा चाहिए तभी तो एचसीएफ होता। अगर हम इन्हीं नंबरों का एचसीएफ निकालते तो 8 निकलेगा। हमने एक जीरो तब हटाया था, अब एक जीरो लगा दें तो आंसर आ जाएगा इसका 80। तो 80 हो जाएगा इन नंबर का एचसीएफ। देखिए, इनका योग पूछा गया है। अब आप देखिएगा, इनका योग करने के लिए ये एक तरीके से एपी है, और हमको ये नहीं मालूम ये एपी के टर्म कितने हैं। तो हम आपको निकालना सिखाते हैं कि एपी को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, यानी 3 की टेबल लिखी हुई है, 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म 300 है।
तो ये टर्म कितने होने चाहिए? अगर टर्म आप फाइंड करेंगे 100 निकलेंगे, लेकिन टर्म कैसे फाइंड करेंगे? एक रिलेशन होता टी एन, टी एन इज इक्वल टू होता ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए से मतलब होता फर्स्ट टर्म, एन से मतलब होता टर्म कितने जो कि मालूम नहीं है, और डी से मतलब होता इनका डिफरेंस। किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस हमेशा तीन ही निकलेगा इसमें, तो ये थ्री आ गया। और टी एन का मतलब होता लास्ट टर्म यानी एन एथ टर्म, वो हमें 300 दिया गया। अब ये तीन इसमें कम कर देंगे जाके, तो बचेंगे जाके 297 इजुकल टू एन माइनस वन इंटू थ्री। थ्री से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 99 इजुकल टू एन माइनस वन। वन उधर जाके एडिशन करेंगे तो एन इजुकल टू आ गया 100। कहने का मतलब है इस सीरीज में, इस श्रेणी में 100 टर्म है, तो इन 100 टर्म का हमको सम चाहिए, एडिशन। तो अब देखिएगा समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल क्या होता है? एन पदों का योगफल होता है एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पुट करेंगे 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। टू ए फर्स्ट टर्म होता है, ट्वाइस करेंगे तो 6 हो जाएगा। एन माइनस वन यानी एन माइनस वन से मतलब है 99, और डी समांतर माध्य होता है जो कि 3 है। सॉल्व करेंगे जब इसको हम, तो ये निकलेगा 6, और ये 99 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 297। 3 की कमी है 300 में। अब 50 इंटू, यहाँ पर आप जब इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 303। 303 में 50 का गुणा करना, जीरो, पाँच तियाँ 15 और पाँच तियाँ 15, यानी 15 150 आएगा। सही आंसर इसका 15 150 है, जो कि इसमें कोई ऑप्शन आपको गिवन करेंगे, इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इसे। और जो हमने 15 150 ऑप्शन निकाला है वो इसमें कोई भी नहीं गिवन है, तो इसका आंसर कुल मिला के डी होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसे किया जा सकता है। नेक्स्ट है 520 का 75% कितना होगा? 520 का 75%, 520 75% से मतलब होता 3/4 लिख दीजिएगा, चाहे 75/100 लिख लो, बड़ी कैलकुलेशन करना चाहते। ये इससे काटेंगे तो 130 बार कटेगा, 13 चौकू 52, और 13 तियाँ 39, 390। 520 का 75% 390 फाइंड कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, मतलब ए की जो भी आमदनी है बी की आमदनी से 25% कम है, तो फिर बी की आमदनी ए की आमदनी से कितने परसेंट अधिक है? अगर एक कम है तो सीधी सी बात है दूसरा ज्यादा होगा। अब आप यहाँ पे समझेंगे सीपीआर। सीपीआर क्या होता है? सीपीआर मीन्स होता है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो का मतलब क्या होता है वो आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई नंबर ले लिया 20, अब 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 को लिख सकते हैं 1 इंटू 20 लिख सकते हैं, या 20 इंटू 1 लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, 10 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। लेकिन इनका सबका प्रोडक्ट 20 ही आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, अगर एक वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी घटा रहे हैं। अब हमने इसको अगर बढ़ाया है तो हमने इस वैल्यू को कम किया है। तो ये कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो होता है, एक वैल्यू को हम बढ़ाते हैं और दूसरी को घटाते हैं। लेकिन अब ये किस रेशियो में एक वैल्यू बढ़ा रहे हैं और किस रेशियो में दूसरी वैल्यू को घटाते हैं। अब आपको केवल इतना ध्यान रखना, अगर बढ़ने वाली वैल्यू ए अपॉन बी है, ये बढ़ने वाली वैल्यू है, तो कांस्टेंट रखने के लिए प्रोडक्ट को, दूसरी वैल्यू को आपको ए अपॉन ए प्लस बी से कम करना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिएगा कि आप कहीं जा रहे हैं और आपकी स्पीड, अपनी स्पीड को आपने मान लीजिएगा 1/20 से बढ़ा दी है। 1/20 से मतलब होता 5%, 5% से आपने स्पीड बढ़ा दी, यानी हर 20 किलोमीटर पे एक बढ़ा दी। ऐसे 20 की रफ्तार पे जा रहे थे तो आपने 21 कर दी, इसका मतलब ये है। तो सीधी सी बात है, जब आपने अपनी स्पीड बढ़ाई है तो टाइम, ये आपकी स्पीड है। जब स्पीड आपने 5% बढ़ाई है, 5% का मतलब है 1/20, तो टाइम किस रेट से कम होगा वो सीखना है आपको। अब देखिएगा, अगर ये
1/20 के हिसाब से आपने स्पीड बढ़ाई है तो टाइम हो जाएगा 1/20, 1 के हिसाब से कम। इन दोनों का एडिशन डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो वही हमने लिखा है, अगर बढ़ने वाली वैल्यू a/b है, अगर बढ़ने वाली वैल्यू a/b है तो घटने वाली वैल्यू a प्लस b होगी। तो अब इसमें हमें घटने वाली वैल्यू दी गई है कि b की इनकम, कि b की आय से 25% कम है। अब 25% का मतलब क्या है? 25% का मतलब है 1/4, कि किसी व्यक्ति की इनकम 1/4 कम है, ए की आमदनी बी से 1/4 से कम है, तो फिर बी की आय ए से कितनी अधिक है। तो अधिक वाली वैल्यू, जैसे ये कम होने वाली ये जुड़ के आती है, तो ज्यादा वाली वैल्यू इससे घटा के निकालेंगे, तो 1 को 4 से कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3। जैसे 1/3 अगर बढ़ने वाली वैल्यू है तो घटने वाली वैल्यू 1/4 होगी। तो 1/3 से मतलब होता है 33.33%। 100 का मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। तो ये CPR का यूज करके आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा 33.33, यानी 33 अगला है कि 8 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये का 4 साल का ब्याज पूछा गया। तो रेट हो गया 8 चौको 32, 32 और 100 से ये 2 कट जाएगा, 32 इंटू 15 आपका जवाब आ जाएगा। इस प्रकार से कि SI इक्वल टू होगा PRT/100। P कितना है 1500, R कितना है 8, T कितना है, टाइम है 4 ईयर है परहैप्स, 4 साल, अपॉन 100, 15 चौको 60 इंटू 8, 8 छिंग 48, यानी 480 रुपये हो जाएंगे 4 साल में 1500 रुपये के 8% के रेट से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा शाम को 8:30 बजे सो जाता है और अगले दिन वह 6:15 पर जाग जाता है, तो आपको ये बताना वह कितने घंटे सोया है। सीधी सी बात है, अगर वह बच्चा 8:30 पे ही जागा होता तो 12 घंटे सो लिया होता, और अगर 6:30 पे जागा होता तो 10 घंटे सो लिया होता। 6:30 पे जागा होता तो पूरे 10 घंटे सो लिया होता, लेकिन वह और 15 मिनट पहले जाग गया, तो वह सोया कितना है, यानी 10 घंटे में 15 मिनट कम रह गए, तो 9 घंटे 45 मिनट तक वह सोता रहा है। इस प्रकार से इसे कर सकते थे। इसमें हमसे कहा जा रहा है इसे 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर क्या होता है। स्थानीय मान क्या होता है, अंकित मान क्या होता है, अगर ये सब चीजें आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो हम बताते हैं आपको। 46,890 एक नंबर हमको गिवन है, 46,890। देखो स्थानीय मान का मतलब होता है ये 4 और इसके आगे कितने डिजिट हैं उतने जीरो, ये कही जाती है स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू का मतलब होता है वो डिजिट स्वयं फेस वैल्यू होता है। 4 की फेस वैल्यू 4 ही है, 6 की फेस वैल्यू 6 ही है, 8 की फेस वैल्यू 8 ही है, और 9 की फेस वैल्यू 9 ही है। हमसे पूछा गया है कि इसमें 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। तो जो फेस वैल्यू अंकित मान है इसका 4 ही है, तो इसका डिफरेंस चाहिए, इसमें से 4 कम कर दीजिए कि 40,000 है तो ये बचे 39,996। ये 40,000 में से 4 ही तो कम करने हैं, तो 39,996, 4 कम कर देंगे तो पूरे 40,000 हो जाएंगे। 39,996, सॉरी, ये होगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन है। देखो फ्रैक्शन का लासा या मासा भी पूछा जाता है, तो जो साधारण तरीके से हम नंबर का लासा मासा निकालते रहते हैं SCF SCF, उस तरीके से इसे फाइंड नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक फ्रैक्शन है कि 6/10, 12/15 और 8/20 का लासा ज्ञात करिएगा। तो जो पूछा जाता है वो अंश का निकालते हैं। तो इनका एक तरीके से लासा निकल रहा है 72, यानी 72 एक ऐसा नंबर है जो 6, 12 और 18 की टेबल में आता है, वो छोटा छोटा नंबर है। इससे आगे के तो बहुत होंगे लेकिन इससे छोटा कोई नंबर है, तो लासा फाइंड कर सकते हैं।
अब जो नहीं पूछा जाता है वो नीचे वाले हर का निकालते हैं। हमसे पूछा गया लासा, तो अंश का निकालेंगे लासा, हर का निकालेंगे मासा। तो इसका मासा क्या हो जाएगा? 5। ये तो 36 भी हो जाएगा, 72 की जरूरत नहीं है, 36। 18 दूनी 36, 12 तीन 36, और 9 चौक 9 वो 6 सिंग 36। और इनका मासा हो जाएगा 5। कहने मतलब फ्रैक्शन का लासा निकालने के लिए अंश का लासा बटे हर का मासा। अगला क्वेश्चन है, ये हमें गुणा करना है और फिर ये जोड़ना है। तो सीधी सी बात है, आप पहले इनका गुणा करेंगे फिर इनको एडिशन करेंगे। तो उससे अच्छा है कि हम क्या करें, इनका डिजिट सम निकाल लें, अंकों का योगफल। इसके इसके अंकों का योगफल है 7 इंटू 9 प्लस 8। 5 और 3 8 हो जाएंगे। तो 9 का जब किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिट सम हमेशा 9 ही आएगा। जैसे सान्यम 63, 63 का ये आ गया प्लस 8, 63 का फिर 9 आ गया, 9 प्लस 8। तो 9 को या तो 9 मानिएगा या उसको 0 मान के छोड़ दीजिएगा, इसका आएगा 8 ही। फिर देखो 9 और 8 17 हो जाएंगे, 17 का फिर करेंगे तो 8, इनका डिजिट 8 आ रहा है। तो हो सकता है कि इनका सबके डिजिट अलग अलग हो, तो 8 जिसका आंसर आ रहा होगा वही इसका आंसर होगा। और जिसका 9 हो उसका छोड़ देंगे हम। जैसे ये 9 है, 8 1 9, इसका 8 हो रहा है, ये 9 हो रहा है, और 8 3 11 5 16, इसका 7 हो रहा है, और इसका 8 था, इसका भी 8 ही है, और इसका 9 ही आ रहा है। अब इसमें 2 का 8 आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट डिजिट फाइंड करेंगे। देखिएगा, लास्ट डिजिट, लास्ट 1 डिजिट फाइंड कर, पूरा नहीं करना। 7 या 21 हो रहा है, इसका लास्ट डिजिट 1 हो रहा है, 21 को जब 1 के साथ एडिशन करेंगे तो 1 ही आएगा। तो लास्ट में 1 किसके आ रहा, इसमें 1 नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसका आंसर 1 होना चाहिए 12 का। सही है, ए है। तो पूरा नहीं किया, फिर भी डीएस लगा के हमने फाइंड किया। लेकिन जब डीएस लगाया तो 2 संख्या ऐसी थी जिनका डिजिट नंबर 8 था, तो हमने फिर लास्ट डिजिट, यानी हमने डीएस वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट थी वो नहीं लग पाई, तो हमने लास्ट डिजिट से किया है। लास्ट डिजिट का मतलब है कि पहले इनका गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर आप देखिएगा, पूरा गुणा नहीं करना है। 403 इंटू 207, तो हमने 7 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या आया, 21, एक आया लास्ट में। अब ये किसके साथ जुड़ेगा जा करके, ये 530 के साथ जुड़ेगा। तो 30 जीरो के साथ हमेशा एक ही तो जुड़ेगा, तो ये लास्ट में 1 आना चाहिए। तो 1 जिस पे आ रहा था वो हमने कर दिया, क्योंकि और किसी पे 1 यहाँ है भी, लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि वो सम में नहीं है। सम भी तो 8 ही होना चाहिए, तो दोनों चीजें मैच हो रही हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, कि निम्न में कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है। देखो, अध्यापक व छात्रों के बीच जो निकट संबंध होता है वो भी उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत होता है। कार्य अनुभव, टीचर को कितना एक्सपीरियंस है, अध्यापकों का व्यापक दृष्टिकोण, अध्यापक कितना व्यापक तौर पर सोच पाता है, यानी ये सभी पॉइंट ही उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत माने जाते हैं। तो इस सेट में हमने आपको 18 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और लगभग 30 क्वेश्चन कंप्लीट है, थोड़ी 12 क्वेश्चन और बचे हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।